अच्छा जी। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक होंगे आप लोग? उम्मीद तो मुझे ऐसी है कि सब अच्छे होंगे। अच्छा। अब हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी, वो लास्ट क्लास पर्टिकुलरली किस बेसिस के ऊपर बात करती थी कि हमने रिफ्लेक्शंस चैप्टर जो था वो स्टार्ट कर दिया था, और इसके अब तक 3 लेक्चर्स जो हैं वो डिलीवर हो चुके हैं। सही है। जो अभी आप क्लास ले रहे हैं ये 4th लेक्चर है इसका। सही है। और अब इसमें हम ज़रा चैप्टर के अंदर डाइव इन करेंगे, और अब चैप्टर को जो हम एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे ज़्यादा। पास्ट में क्या पता चलता है कि रिफ्लेक्शंस चैप्टर का नाम रिफ्लेक्शंस क्यों पड़ा, इसका एक आउटलुक दिया था मैंने। अगर याद हो तो इसकी बेसिस क्या थी कि चैप्टर में बात क्या हो रही है, ऑल्ट्रेशंस ऑफ पावर की बात हो रही है। किसकी? ऑल्ट्रेशंस ऑफ पावर की बात हो रही है, यानी कि दुनिया में कब कब किस किस तरीके से पावर जो है वो ऑल्टरनेट या ऑल्टर हुई हैं या ऑल्टरनेट जोन्स के पास गई हैं। हमने ये देखा कि सबसे पहली जो पावर है वो किसके पास थी? ईस्ट के पास। ईस्ट से गई वेस्ट, वेस्ट से फिर गई ईस्ट, ईस्ट से फाइनली किसने क्लेम कर ली? वेस्ट ने। एंड जो वो वेस्ट ने पावर रखी वो किस बेसिस के ऊपर रख ली? साइंस की बेसिस के ऊपर। उन्होंने पावर के फीचर्स या एलिमेंट्स या करेक्टरिस्टिक्स ही चेंज कर दी। सही है। उन्होंने कहा कि पावर होल्ड करनी है तो साइंस में आगे होना पड़ेगा, इंडस्ट्रियलिज्म इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर आगे जाना पड़ेगा। सही है। अब ये उन्होंने उस टाइम कर लिया जब वो इंपीरियल ताकतें बन चुकी थी। क्या बन चुकी थी? वो इंपीरियल पावर्स बन चुके थी। एंड उन्होंने ईस्ट के बहुत सारे नेशंस जो थे वो अपनी ऑक्यूपाइड कॉलोनीज बना दी। तो इसलिए वो किस रूल के अंदर आगे? कॉलोनियलिज्म। सही है। अब ये इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या होता है? आसान तरीके से अगर आप देखें तो ये रहा। इंपीरियलिज्म कहेंगे किसको? जो उसमें एम्पायर्स होते हैं। इंपीरियलिज्म किसको? जिसमें एम्पायर्स होते हैं। एंड कॉलोनियलिज्म जिसमें कॉलोनीज होती हैं। अब एम्पायर या कॉलोनीज का कॉन्सेप्ट दुनिया से अब आज के दौर में 21st सेंचुरी में खत्म हो गया। वैसे तो ये मिड 20th सेंचुरी में ही खत्म हो गया था। यूनाइटेड नेशंस पड़ा हुआ तो उसमें आपने देखा था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद दुनिया से एम्पायर्स खत्म हो गए थे भाई। और अगर थोड़ी बहुत ताकत बची थी किसी एम्पायर के पास, जैसे कि ब्रिटिश एम्पायर था, तो वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तो बिल्कुल ही इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म दुनिया से खत्म हो गई। यानी कि ना तो वर्ल्ड वॉर 2 यानी कि 1945 के बाद से, यानी कि मिड 20th सेंचुरी के बाद से दुनिया में ना तो कोई एम्पायर एग्जिस्ट करता है और ना ही दुनिया के अंदर कोई कॉलोनी एग्जिस्ट करती है। सही है। कॉलोनीज आजाद हो गई, वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन गए। एम्पायर्स जो थे वो अपनी किंगडम्स को उन्होंने ब्रेक करा और वो स्टेट्स बन गए। सही है। इस तरीके से काम होता है। अब ऐसे दौर के अंदर इस चैप्टर का नाम देकर आप देखें तो क्या है? रिफ्लेक्शंस ऑन द री अवेकनिंग ईस्ट। चैप्टर लिखा किसने? बर्ट्रैंड रसल ने। अब अगर आप चैप्टर के राइटर के बारे में थोड़ी सी एक्सप्लोरेशन करते हैं तो आपको पता चलता है उसका खुद का ताल्लुक कहाँ से? वेस्ट से। लेकिन उसने इस चैप्टर में ईस्ट के लिए रिफ्लेक्शंस दिए हैं कि मैं चाहता हूं कि ईस्ट जो है वो क्या हो जाए? पावरफुल हो जाए। ईस्ट जो है वो दोबारा से स्टेबल हो जाए। ईस्ट जो है वो दोबारा से अपने पाँव के ऊपर खड़ा हो जाए। सही है। ये चीजें उसने अपने चैप्टर में बताई हैं। लेकिन ये चैप्टर अगर आप याद रखें तो एक चीज आपको देखनी है। एक पॉइंट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, 1 मिनट दें मुझे, मैं लिख दूं फिर बताता हूँ।
सही है भाई। अब अगर आप देखो तो मैंने क्या लिखा है, दिस चैप्टर हैज बीन रिटन विद रिस्पेक्ट टू द कंडीशंस एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ 1954। यानी कि जो 1954 में 1954 में जो वेस्ट की कंडीशंस थी, 1954 में जो दुनिया की कंडीशंस थी, उसको माइंड में रखो। अब मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, या मैं आइडिया क्या देना चाह रहा हूँ, अगर आप आइडिया को समझ लो, या मैं किस बात की डेप्थ में जाके आपको समझा रहा हूँ। देखो, रिफ्लेक्शंस का मतलब मैंने क्या समझाया। रिफ्लेक्शंस यानी कि एक तरीके से कास्टिंग बैक करना, इमेज दिखाना। रिफ्लेक्शन ऐसी होती है, यानी कि जो एग्जैक्ट इमेज होती है, वो एग्जैक्ट इमेज जो है वो नजर आती है। कास्टिंग बैक होती है एक इमेज को कास्ट बैक करके समझाना, जो है वो रिफ्लेक्शंस कहलाता है। अब इसमें रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है कि बर्ट्रैंड रसल जो है वो ईस्ट को बता रहा है। बर्ट्रैंड रसल ईस्ट को बता रहा है तरीका, किस चीज के लिए तरीके बता रहे, रीअवेक करने के लिए। रीअवेक यानी कि दोबारा से पावरफुल होने का तरीका बता रहा है। यानी कि जो इस चैप्टर के अंदर सारी चीजें बताई गई हैं, वो 1954 में जो ईस्ट के हालात थे उसको देख के बताई गई हैं कि 1954 में ईस्ट कैसा था और वेस्ट कैसा था। अब अगर हम आज 2020 20th सेंचुरी ऑलमोस्ट अगर हम देखते हैं तो 70 ईयर्स या 66 ईयर्स इन डायरेक्ट अगर हम जाते हैं, तो वेस्ट अभी भी आगे है। ईस्ट काफी हद तक ईस्ट ने इम्प्रोवाइज करा, लेकिन ईस्ट अभी भी उस कंडीशन में नहीं आया कि वेस्ट को टक्कर दे सके, या वेस्ट को हरा सके, या वेस्ट को जो है वो आउटकास्ट कर सके, नहीं। तो इस चैप्टर का पढ़ाने का मकसद क्या है, ईस्ट बर्ट्रैंड रसल ने जो ये बुक या ये चैप्टर जो लिखा, इसका मतलब क्या था, सिर्फ और सिर्फ ईस्ट को बताना कि भाई आप पहले से इतने पावरफुल थे दुनिया के अंदर, आप 2 दफा पावर क्लेम कर चुके हैं, वो आपके अपने जो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स थे उसकी बेसिस के ऊपर ये पावर आपसे गई है, लेकिन दोबारा से ईस्ट को ताकतवर बनना होगा, दोबारा से पावर क्लेम करनी होगी। और वो ईस्ट पावर क्लेम कैसे कर सकता है, अगर वो मेरी रिफ्लेक्शंस के ऊपर अमल कर ले। यानी कि जो मैं इस चैप्टर में बातें बता रहा हूँ, एक गाइडलाइंस जो दे रहा हूँ, एक आइडियाज जो दे रहा हूँ, अगर उनको फॉलो कर ले तो ईस्ट दोबारा से पावरफुल बन सकता है या दोबारा से पावर क्लेम कर सकता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, या बात को अगर आप समझ लो तो कहना क्या चाह रहा है कि इस चैप्टर में उसने क्या बताया, पहले तो ऑल्टरेशंस दिखाई ना कि किस किस तरीके से फिर उसने लास्ट क्या बताया, देखो साइंस की बेसिस के ऊपर पावर ऑल्टर हुई है। तो अगर तुम्हें भी दुनिया के अंदर ये चेंज लेकर आना है, ईस्ट को ताकतवर बनाना है, वेस्ट से पावर ईस्ट ने लेनी है, तो ईस्ट को क्या करना होगा, साइंस में इंडस्ट्रीज लगानी होंगी, साइंस में आगे जाना होगा, कम्युनिज्म को खत्म करना होगा, कैपिटलिज्म को आम करना होगा। सही है, ये सारी चीजें उसने बताई हैं। तो अब इन चीज़ों को और डेप्थ में समझने के लिए चैप्टर में जाना पड़ेगा। ऑल्ट्रेशंस आपने पढ़ ली, मैंने आपको घर से रीड करने के लिए दिया था शायद, सही है ना, और आपने रीड कर लिया होगा, मुझे उम्मीद तो है, ये क्योंकि पूरा वीक आप फारिग थे। अच्छा, ये बात याद रखना कि ईस्ट की अभी की हालत इसमें नहीं बताई गई। ईस्ट की कौन सी हालत बताई गई, 1954 में कैसा था भाई। 1954 में देखो तो इंडिया पाकिस्तान अभी आज़ाद हुए, बांग्लादेश फॉर्मेशन में भी नहीं था, चाइना जापान वर्ल्ड वॉर टू से अभी स्टेबल कंडीशन में नहीं आया था, चाइना वर्ल्ड वॉर टू लड़ने के बाद अभी स्टेबल हो रहा था। तो ईस्ट में जो ताकतवर मुल्क थे, वो भी जो अभी हैं ताकतवर मुल्क, वो भी उस टाइम बड़े बुरे कंडीशन में थे। तो उस टाइम उसने बताया कि भाई ये करो, तब जाके कोई स्टेबिलिटी आएगी। कहते हैं चलो कहते हैं मेरी रिफ्लेक्शंस अगर तुम्हें दुनिया की पावर नहीं दिला सकी, यानी कि अगर तुम वर्ल्ड पावर नहीं हासिल कर सके, लेकिन कह रहा है आज के दौर में साइंस इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी जरूरी है कि खुद की प्रोटेक्शन आप कर सकते हो, सेल्फ डिफेंस। कहता भाई देखो सिंपल सी बात है ना, जब दुनिया में इंपीरियलिज्म या कॉलोनियलिज्म चली, तो हमने देखा कि इंपीरियलिज्म एम्पायर जो थे वो ताकतवर होते थे, वो छोटे मुल्कों के ऊपर कब्जा करते थे, और वो उनकी क्या बन जाती थी, ऑक्यूपाइड कॉलोनी। जैसे इमेजिन करो कि हमारे पास चाइना एक बड़ा मुल्क है, सही है। अब इमेजिन कर लो चाइना जैसे ब्रिटेन ने करा हुआ था, ब्रिटेन देख लो भाई, ब्रिटेन क्या था, एक ताकतवर मुल्क था, तो वो एक एम्पायर था। और ब्रिटेन ने क्या करा, पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश इनके ऊपर कब्जा करा हुआ था, तो ये क्या कहलाती थी, ब्रिटेन की ऑक्यूपाइड कॉलोनी।
यानी कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश ये कॉलोनियलिज्म के अंदर से गुजरे और इनके ऊपर इंपीरियल पावर कौन सी थी? ब्रिटेन की। सही है। तो ये ब्रिटेन या ये दूसरी इंपीरियल पावर जो दुनिया में एम्पायर बना रही थी, तो ये कैसे बना सकी या इनको किसने बनाने दिए? भाई इसलिए बनाने दिए ना कि ये ताकतवर थे। अब अगर ये ताकतवर ना होते, यानी कि फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान आजाद होता उस टाइम, इंडिया आजाद होता, बांग्लादेश आजाद होता, ये पावरफुल भी होते, तो आज आज जैसे कि आज हैं, सही है ना, पाकिस्तान भी पावरफुल मुल्क है अपने हद तक, इंडिया भी अपनी हद तक पावरफुल मुल्क है, बांग्लादेश भी अपनी हद तक पावरफुल मुल्क है। यानी कि जो इनकी आज़ादी है, यानी कि इनकी सॉवरेंटी जो है, इनकी आज़ादी जो, इनकी खुद मुख्तारी जो है, वो तो खतरे में नहीं है। यानी कि अगर ये आज अपने डिफेंस पे खर्चा करना छोड़ दें और अपने आप को साइंस में और मिलिट्री के अंदर बिल्कुल पीछे ले आए, तो कोई भी मुल्क इनके ऊपर आके कब्जा कर जाएगा। ऐसा ही है ना। तो उसने क्या कहा कि आपकी ये साइंस में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में आगे जाने की जरूरत क्यों होगी? क्योंकि आप अपनी सेल्फ डिफेंस, अपनी सॉवरेंटी को भी कायम रख सकेंगे। समझ आ रहा है क्या आउटलुक देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं इस चैप्टर में? सही है। अगर नहीं आएगा तो दोबारा से इसी चीज को पे बैक करना और वहां से जो है ना दोबारा प्ले कर देना, ड्रैग बैक करके दोबारा से प्ले करना, तो दोबारा से इस चीज को सुनना, एग्जैक्टली समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सही है भाई। अब जरा मैं चैप्टर पार्ट 1 आपने पढ़ तो लिया होगा, जो मैंने मार्क करवाया था, मैं रीड तो करूंगा नहीं उसको, मैं जो हूँ वो सिर्फ एमसीक्यूज की बातें, जहाँ जहाँ एमसीक्यूज हैं एंड जो मीनिंग्स हैं वो मैं लिखवा रहा हूँ। सही है भाई। अब कुछ जगह मुझे टाइपिंग करनी पड़ेगी तो मैं माइक नीचे रखूंगा ऑब्वियसली। सही है। तो होपफुली थोड़ी आवाज़ अगर नहीं आए तो वो देखते रहिएगा। अब अगर आप देख रहे हो तो कह रहे हैं द रीअवेकनिंग ऑफ ईस्ट इज वन ऑफ द एनॉर्मस मूवमेंट। एनॉर्मस का मतलब क्या होता है? बहुत सारे बच्चों को पता ही होगा। एनॉर्मस का मतलब क्या होता है? ह्यूज या मैसिव। ह्यूज या मैसिव किसका मतलब है? एनॉर्मस का। कहते हैं दुनिया में बहुत एनॉर्मस मूवमेंट में कंसिडर होती है ये मूवमेंट। सही है। किस चीज की मूवमेंट? हिस्टोरिकल डिवीजन में अगर ऑल्टरेशंस की बात करते हैं हम, किसकी? पावर के ऑल्टरेशंस की बात करते हैं। सही है भाई। पावर ऑल्टर हुई है किसमें? इंडिया, उसमें ईस्ट में और वेस्ट में। सही है भाई। इसके बाद लाता है अलेक्जेंडर के ऊपर लाता है वो चीज को। फिर आप नीचे चलते हैं मेरे साथ तो आप आएंगे, चलो, फिर तीसरी लाइन में देखो तो कह रहे हैं ऑल्टरेशन ऑफ पावर बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट हैव अकर्ड थ्रू आउट द 2000 ईयर्स एंड मोर। तकरीबन 2000 साल से ये पावर ऑल्टर हो रही हैं। इन द अर्लीस्ट हिस्ट्री ईस्ट प्रीडोमिनेटेड। स्टार्ट में ईस्ट प्रीडोमिनेट करता है। सही है। सिविलाइज्ड भी था एंड मोर पावरफुल भी था। सिविलाइज का मतलब क्या होता है? सिविलाइज का मतलब होता है तहजीब। सिकाफत होती है ना हमारी, कल्चर, और तहजीब होता है हमारी सिविलाइजेशन। तो सिविलाइज होना यानी कि तमीज, तहजीब से रहना, तहजीब में जिंदगी गुजारना, चीजों को समझना, चीजों के एटिकेट्स को समझना और उनको एक वर्क लाइफ बैलेंस के अंदर जो है वो लेकर जाना, ये सारी चीजें कंसिडर होती हैं इसमें। सही है। फिर वहां से पावर जाती किसके पास? देख रहे हो, ईस्ट से पावर कौन लेता है? वेस्ट। वेस्ट में ग्रीक एम्पायर, ग्रीक से रोमन एम्पायर, रोमन से जर्मन एम्पायर। जर्मन उस पावर को होल्ड नहीं कर पाता तो उनसे दोबारा ईस्ट छीन लेता है। फ्रॉम दैट टाइम अंटिल द फॉल ऑफ रोम। फॉल ऑफ रोम कब होता है? जब जर्मन पावर में आता है। सही है। जर्मन ने रोम को हराया, रोम वीक हो गया, फॉल ऑफ रोम होता है, एंड पावर शिफ्टेड टू, जर्मन्स। सही है भाई। With the conquest of Alexander, from that time until the fall of Rome, that is to say some 7 or 8 centuries, the West was dominant both in power and in culture. It lost this position through wars between Romans and Germans. Romans and Germans की वॉर हुई जिसमें रोमन से पावर किसने छीन ली? जर्मन ने छीन ली ऑब्वियसली। द जर्मन सक्सीडेड इन डिस्ट्रॉइंग रोमन पावर। जर्मन कामयाब तो हो गए लेकिन बट नॉट इन एक्वायरिंग अ सिमिलर पोजीशन फॉर देमसेल्फ। कौन सी पोजीशन की बात हो रही है? जैसी रोमन्स की पोजीशन थी दुनिया में वैसी पोजीशन वो अपनी कायम नहीं कर पाए, अपना इन्फ्लुएंस वैसा नहीं रख पाए, अपना होल्ड वैसा नहीं रख पाए, लोगों को इंस्पायर नहीं कर पाए, लोगों को एक तरीके से अपनी बात मनवा नहीं पाए। ये बात हो रही है। विद द वेस्ट थस इनफीबल्ड। इनफीबल्ड का मतलब क्या होता है? इनफीबल्ड का मतलब होता है वीक। लिख रहा हूँ।
सही है भाई। इनफीबल्ड किसको कहते हैं? वीक। वीक कौन हो गया? वेस्ट हो गया जब जर्मन से पावर गई। लीडरशिप इन पावर कल्चर टू पास टू द ईस्ट। पावर किसके पास आ गई? ईस्ट के पास। with very large parts of what had been the Roman Empire were conquered by Islam। सही है भाई। मैंने आपको ये भी बताया था कि बहुत सारे रोमन एम्पायर के पार्ट्स जो थे, जब जर्मन से पावर ली तो बड़ा इन्फ्लुएंस इस्लामिक एम्पायर का था, तो उन्होंने बहुत सारे पार्ट्स पे कब्जा कर लिया। सही है। which in great days of the caliphates, Islamic caliphates का दौर था। सही है। had an empire considerably larger than that of Rome in its early greatest days। सही है भाई। फिर इसके बाद चाइनीज एम्पायर था। चाइनीज एम्पायर में आप देख रहे हो तो आखिरी में उस लाइन में लिखा हुआ है टैंग डायनेस्टी। याद रखिएगा अगर आपसे पूछते हैं एमसीक्यूज में कि जब चाइना पावर में आया था थर्ड ऑल्ट्रेशन में इस्लामिक एम्पायर के साथ, दूसरी सिविलाइजेशन चाइनीज थी। जब चाइनीज सिविलाइजेशन आती है तो चाइनीज सिविलाइजेशन के अंदर जो पावरफुल एलिमेंट था या उनके अंदर कौन रूल कर रहा था, तो याद रखिएगा टैंग डायनेस्टी। ये वो टाइम था या ये वो डायनेस्टी थी जो हुकूमत कर रही थी। सही है। was equally glorious and equally almost extensive। the supremacy। supremacy का मतलब क्या होता है? लिखो। सही है भाई। सुप्रीमेसी का मतलब क्या होता है? सुप्रीम होना, ग्रेट होना। कहते हैं ईस्ट की सुप्रीमेसी जो थी वो किस में थी? सिर्फ मिलिट्री में नहीं थी बल्कि साइंस में भी थी। फिलोसफी, पोइट्री, आर्ट्स, ये सारा चाइना और मोहम्मदन वर्ल्ड। ये मोहम्मदन वर्ल्ड यानी कि वो सारा पार्ट जिसके ऊपर इस्लामिक कैलिफेट्स ने वेस्ट के ऊपर भी कब्जा करा, अपना होल्ड बनाया, वहां पे इस्लाम की चीजें जो थी वो आम करवाई। सही है भाई। वर्ल्ड एट द टाइम एंड यूरोप वाज संक इन बार्बरिज्म। अच्छा जी, यहाँ पे आ गया एक क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या? बार्बरिज्म का मतलब क्या होता है वो बता दूं, फिर आगे बताता हूँ। देखो, बार्बरिज्म का मतलब क्या होता है? वीक। ओ, वाइल्ड। बार्बरिज्म का मतलब क्या होता है? वाइल्ड। बार्बरिज्म का मतलब क्या होता है? वाइल्ड यानी कि वहशी हो जाना, जंगली हो जाना, अपनी तहजीब से, अपनी सिकाफत से दूर हो जाना। अब वो क्या कहना चाह रहे हैं कि वेस्ट जब पावर में था तो वेस्ट बहुत ग्लोरियस था, लेकिन जब रोमन तबाह होते हैं, जर्मन पावर का होल्ड रखते हैं, लेकिन जर्मन पावर दोबारा वैसी नहीं बना पाते जैसी ईस्ट में थी या जैसी रोमन्स की थी, तो जर्मन से पावर ले ली जाती है। अब ये लोग इतने बिखर जाते हैं क्योंकि इनके ऊपर रूल करने वाले जो थे वो शिकस्त हो गई, उनको उनको डिफीट होता है, और डिफीट के बाद जो है वो दोबारा होल्ड नहीं कर पाते। वो ईस्ट जो था वो पूरा ग्लोरियस जिंदगी गुजारा था, लेकिन वेस्ट जो था वो शिकार हो चुका था किसका? डार्कनेस का। किसका शिकार हो चुका था? डार्कनेस का, क्योंकि वो अपने मजहब से, अपने सिविलाइजेशन से, अपने कल्चर से, सब चीजों से दूर हो चुके थे, कंप्लीटली कंप्लीटली दूर हो चुके थे और बार्बरिज्म में जा चुके थे, वाइल्ड हो चुके थे। सही है भाई। कहते हैं यूरोपियन विन अनपार्डनेबल इंसुलैरिटी कॉल दिस पीरियड द डार्क एजेस। अब ये है पेपर का एक क्वेश्चन। यूरोपियंस हिस्ट्री की जितनी भी बुक्स हैं उसमें अपने इस पीरियड को क्या नाम देते हैं? द डार्क एजेस का नाम देते हैं। सही है। अब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, वो देखो जरा। सही है भाई। अब अगर यहाँ पर एक चीज समझे तो वो कहने का क्या मतलब है कि यूरोप जब बार्बरिज्म में जा चुका था तो यूरोप के लिए वो टाइम क्या निकलता है? डार्क एजेस का दौर। सही है। और वेस्ट इसको अपनी हिस्ट्री में क्या कहता है कि हमारे लिए बड़ा ही बुरा वक्त था और बहुत ही एक डार्क टाइम था हमारी हिस्ट्री में जो ये गुजरा। हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कोई ऐसा टाइम जो है वो हमारे ऊपर आएगा। बट इट वॉज ओनली इन यूरोप दैट इट वॉज डार्क, इंडीड ओनली इन क्रिश्चियन यूरोप। सिर्फ वो यूरोप जो कि क्रिश्चियन यूरोप था वहां पे डार्कनेस थी,
वो जो कि इस्लामिक यूरोप था या मोहम्मदन पार्ट जहाँ पे था, वहाँ पे कुछ भी ऐसे मसले मसाइल नहीं थे. फॉर स्पेन विच वाज मोहम्मदन हैड अ ब्रिलियंट कल्चर. द वेस्टर्न वर्ल्ड हाउएवर ग्रेजुअली क्लाइंब आउट द अबेज ऑफ बार्बरिज्म. कहते हैं वो इस बार्बरिज्म के अंधेरों से जो है वो बाहर निकलते हैं. कब? जब उनको दो लोग मिलते हैं. जब उनको दो लोग मिलते हैं, और वो दो लोग कौन? एक मिलता है वास्को ड गामा, और दूसरा कौन? क्रिस्टोफर कोलंबस. जिन्होंने क्या दुनिया में यूज करा नई वेस्टर्न इंपीरियलिज्म के लिए? दे यूज साइंटिफिक टेक्निक एज लाइक दे वाज दैट वाज द मेन वेपन. द ईस्ट व्हिच हैड led the world in science before the rise of Greece and after the fall of Rome was completely outdistanced by the West from the beginning of the 16th century onwards. कहते हैं दुनिया में साइंस का कॉन्सेप्ट किसने दिया? इस्लाम, यानी कि ईस्ट ने. लेकिन उसी साइंस की बेसिस के ऊपर वेस्ट ने उसको कंप्लीटली आउट डिस्टेंट कर दिया. सही है. 1 मिनट दो उधर. अच्छा जी. कहते हैं वही वेस्ट जो पावरफुल था वो रहा, और ईस्ट को उसी बेसिस के ऊपर पीछे छोड़ दिया जिसकी बेसिस के ऊपर उन्होंने अपनी पावर बनाई थी. कहते हैं वेस्टर्न कॉन्क्वेस्ट और एट वेरी लीस्ट वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बिकेम डोमिनेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड. वेस्टर्न इन्फ्लुएंस दुनिया में बढ़ता गया, ताकत और एक्सपैंड होती गई, ताकत उनकी बढ़ती गई, और शायद कोई रोकने वाला उनको था नहीं. अब बर्ट्रैंड रसल अपने बारे में बताता है. कहता है व्हेन आई वाज यंग एवरीबॉडी इन द वेस्ट एक्सेप्टेड दिस डोमिनेशन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एंड एज समथिंग लाइकली टू बी कंटिन्यू इंडेफिनिटली. कहता हर कोई इसी चीज. कहता जब मैं छोटा था तो मैं वेस्ट में देखता था कि हर कोई साइंस इंडस्ट्रियलाइजेशन, साइंस इंडस्ट्रियलाइजेशन, साइंस इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन दो चीजों से हटके कोई और बात होती ही नहीं थी. कहते इन दिस एक्सपेक्टेशन एज एवरीवन कैन सी नाउ the West was mistaken once again at the time of the fall of Rome. Wars between Romans, Germans and other Occidental. Occidental का मतलब होता है वेस्टर्न. ऑक्सीडेंटल का मतलब क्या होता है? वेस्टर्न. ऑक्सीडेंटल का क्या मतलब है? अदर वेस्टर्न. So enfeebled Europe that it was no longer able to hold Asian subjection. अब ये बात कौन सी आ रही है? वर्ल्ड वॉर टू की. सही है. जर्मन ने वर्ल्ड वॉर टू डिक्लेयर कर दी. सही है. इसके साथ कुछ कंट्रीज थी ईस्ट की, बाकी कुछ कंट्रीज थी वेस्ट की, बाकी वेस्ट बाकी पूरा यूनाइटेड था. तो कहते हैं फिर जर्मन ने कोशिश करी थी दुनिया के अंदर चेंज लाने की अपने पावर की. कहते हैं वेस्ट आपस में नहीं खुश रह पाता, आपस में लड़ता रहता पावर के लिए. लेकिन कहता है मतलब इंग्लैंड को हुकूमत देनी पड़ी ना, इंडिया को अलग, पाकिस्तान को अलग, बांग्लादेश भी बाद में सेपरेट हो गया. कहते हैं ये हुकूमत क्यों देनी पड़ी? क्योंकि इंग्लैंड वीक हो गया था और वो अब एक एम्पायर नहीं रहा था, और अब वो एक कॉलोनी को पूरी नहीं चला सकता था, अपना कॉलोनियल रूल नहीं रख सकता. तो कह रहे हैं ये बात की बात है, ये भी हुआ. कहता है इट इज नाउ यूरोप हुज फ्रीडम इज थ्रेटेंड बाय द अलायंस ऑफ मॉस्को एंड पेकिंग. उस टाइम के अंदर 1954 के अंदर एक अलायंस बहुत कॉमन हो गई थी. अलायंस क्या कहते हैं? आप कह सकते हैं एक फ्रेंडशिप. अलायंस किसको कहते हैं? एक फ्रेंडशिप को. मॉस्को क्या है? मॉस्को कैपिटल है किसका? रशिया का. सही है. एंड पीकिंग जो है, एंड पीकिंग जो है वो क्या है? ओल्ड नेम है किसका? चाइना का. ओ.
बीजिंग का, जो चाइना का कैपिटल है, उस टाइम चाइना एंड रशिया ये एक अपनी अलायंस बना रहे थे। और अगर ये अलायंस कामयाब हो जाती तो अमेरिका और बाकी की जो पावरफुल कंट्री यानी कि अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, यूके, ये थ्रेट फील कर रही थी, तो इन्होंने इस अलायंस को तोड़ा। क्योंकि अब इनकी अलायंस क्यों बन रही थी, क्योंकि मॉस्को यानी कि रशिया एंड चाइना दोनों एक ही थ्योरी को प्रैक्टिस करते थे, और वो थ्योरी कौन सी थी, कम्युनिज्म की थ्योरी। लेकिन बाकी कंट्रीज जो थी वो कैपिटलिस्ट थ्योरी को फॉलो करते थे, एंड कैपिटलिज्म उनका मेन वो था, गोल था जिसके अंदर वो काम करते थे। सही है, यहाँ तक ये पैराग्राफ हो गया खत्म। और यहाँ तक इस चीज को देखो जरा, नोट वोट कर लो, कोई सवाल है तो मुझे बता दिएगा। अल्लाह हाफिज।